मिनी स्पोर्ट्स कार स्पोर्ट्स बाइक की रेस। एक गांव में कुछ अमीर बच्चे जॉनी, बन्नी और टॉमी 3 फॉरेन मिनी कार्स लेके बहुत तेजी से चलाकर जा रहे थे। उन कारों को टकराकर सड़क पे लोग, साइकिल पे चलने वाले और बाइक्स पे चलने वाले गिरने लगे। वह तीनों कार से सबको परेशान कर रहे थे, सभी को गिराकर जाने लगे। ऐसा ही चलते चलते तीनों एक प्रभुत्व पाठशाला में पहुंच जाते हैं और हंगामा करने लगे। उसकी वजह से सारे बच्चे परेशान हो गए। कुछ देर के बाद तीनों कार से उतरे और जॉनी ने ऐसा बोला, यार आज तो बहुत मजा आया, सभी को बहुत मजा चखाया, खासकर उन गवर्नमेंट स्कूल की बच्चों को। हाँ यार जॉनी, तुम ठीक कह रहे हो, नहीं तो हर साल अच्छे मार्क्स वही लेके जा रहे हैं। इतने में गवर्नमेंट स्कूल के 3 बच्चे जय, लव और कुश आपस में बातें करने लगे। यार इन अमीर स्कूल के बच्चों को हद ही नहीं है, हर वक्त गांव के लोगों को और हमको तंग करने लगते हैं। हाँ यार जय, तुम सच कह रहे हो, हमें किसी भी तरह उनको सबक सिखाना है। लव और कुश, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत है। यार जय, पैसे तो मिल जाएंगे, आखिर प्लान तो बताओ। यार मैं एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं एक रेस का आयोजन करूँगा। उस रेस में उन तीनों स्पोर्ट्स मिनी कार को हराकर उसे सबक सिखाऊंगा। यार जय, ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका स्पोर्ट्स कार है, उससे हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पहले तुम पैसों का इंतजाम करो यार, मैं भी मेरे पापा से कुछ पैसे पूछूंगा। ऐसा वह तीनों मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। उन पैसों से 3 इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक का निर्माण खुद करते हैं। फिर एक दिन जय, लव और कुश जॉनी, बन्नी और टॉमी के पास जाते हैं। तभी जय ने ऐसा बोला, हे जॉनी, बन्नी और टॉमी, आप लोगों को घमंड है ना कि तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कार है? अगर हिम्मत है तो हमको रेस में हरा कर दिखाओ। रेस और तुमसे? कैसे करोगे रेस रे? साइकिल पे या बैलगाड़ी से? तुम हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकोगे। अगर डर है तो छोड़ दो, हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। लगी शर्त? बोलो बोलो। अगर आप लोग हार गए तो हमेशा के लिए आप इस गांव के लोगों को अपने कार से तंग नहीं करोगे। अगर हम हार गए तो ये 3 बाइक आपको दे देंगे। ऐसा बोलकर रेस का आयोजन करते हैं। 3 कार और बाइक रेस के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी जय ने बोला, लव और कुश, आप लोग जब मैं इशारा करता हूँ, आप अपने बाइक्स को उनके कार के ऊपर चढ़ा देना, ठीक है? जब रेस शुरू हुआ, स्पोर्ट्स कार आगे निकलने लगे। तभी जय ने इशारा किया। तुरंत जय, लव और कुश एक ही साथ अपने 3 बाइक्स को उन कारों के ऊपर चढ़ा देते हैं। लेकिन ये बात जॉनी, बन्नी और टॉमी को पता ही नहीं था। और जब रेस खत्म होने ही वाला था, जय फिर से इशारा करता है। तभी तीनों बाइक कारों के ऊपर से नीचे उतरकर जय, लव और कुश रेस जीत जाते हैं। तब से 3 अमीर दोस्त शर्मिंदा होके गांव में सभी को परेशान करना छोड़ देते हैं और जय, लव और कुश से दोस्ती भी करने लगते हैं। जादुई मछली का पेड़। जोधपुर के गांव में बिपिन अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। तभी उसका दोस्त वेंकट दौड़ता हुआ वहां पर आया और चिल्लाने लगा, अरे यार बिपिन, तुम्हारे घर को बैंक वाले जब्त करने के लिए आए हैं। तुम्हारे पापा ने कुछ कर्जा लिया, लेकिन उसको समय पर चुकाया नहीं, इसीलिए बैंक वाले कुछ गुंडों के साथ आकर घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं। जल्दी आओ, चलो चलो। अरे यार, ये तो मेरे पापा मुझे भी नहीं बोला, चलो चलो जल्दी चलो। जब बिपिन और वेंकट वहां पर पहुंचा, बैंक ऑफिसर सामान को बाहर फेंक दिया। जब बिपिन उनको रोका तो बैंक ऑफिसर ने ऐसा बोला, क्यों रे,
अभी शर्मिंदा हो रही है क्या? जब कर्जा लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा ना, पेड़ के जितना हुआ है। लेकिन अपने बूढ़े बाप का कर्जा नहीं चुका सकते क्या? सर, आप मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। ऐसा बोलते ही बैंक वाले चले गए। विपिन अपने पापा से बात कर रहा होता है, तभी एक कौवा आकर एक खत को विपिन के सामने फेंक कर चली जाती है। अरे, ये तो मेरे दादाजी का खत है, उनको गुजर के बहुत साल हो गए। इस पे कुछ लिखा है पिताजी। घने जंगल के अंदर एक नदी पार करके जाओ तो तुम्हें एक जादुई मछली का पेड़ मिलेगा। पिताजी, ये देखो, उसका नक्शा भी है यहाँ पर। चलो यार वेंकट, तुम मेरे साथ चलो, हम वहां जाएंगे और उस जादुई मछली के पेट से मछली निकालकर पैसे कमाएंगे। पागल तो नहीं हुआ? पेड़ में से मछली और ये खत में जो लिखा है, तुम उसे विश्वास कर रहे हो? क्या करूं यार वेंकट, मेरे पास अभी तरकीब कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ। ऐसा दोनों दोस्त घने जंगल में चले जाते हैं। नदी पार करने के बाद उनको एक बड़ा विशाल सांप नजर आती है। तभी सांप ने पूछा, आप दोनों हट्टे कट्टे हो, बोलो आप में से कौन मेरा भोजन बनेगा? मैं अभी बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी वेंकट ने बोला, अरे यार, मैं तेरे साथ आकर किधर फंस गया रे? तुरंत विपिन ने बोला, साहब जी, मुझे बस एक जादुई मछली का पेड़ की तलाश है। एक बार वो मिल जाए, मैं आकर आपका भोजन बनूंगा। बस अभी के लिए हमको छोड़ दो। इंसान बहुत धोखेबाज होते हैं, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? साहब जी, आप एक काम कीजिए, वेंकट को वह पेड़ दिखा दीजिए, मैं आपका भोजन अभी बन जाऊंगा, आप मुझे खा सकते हैं। सभी लोग मेरे बात सुनकर ही भाग जाते हैं, लेकिन एक तुम ही हो जो यहाँ पर है। लगता है तुम बड़े ईमानदार आदमी हो। वो देखो, जादुई मछली का पेड़, जितना भी मछली चाहिए लेके जाओ। सांप ऐसा बोलते ही वहां पर एक जादू पेड़ मछलियों से भरा हुआ प्रत्यक्ष हो जाता है और सांप गायब हो जाती है। तभी विपिन और वेंकट सारे मछलियों को लेकर बाजार में बेच देते हैं। ऐसा ही 1 महीने के अंदर विपिन बैंक का सारा कर्जा भी चुका देता है और अपने बुजुर्गों का घर को बचा लेता है। नारियल का व्यापारी बना करोड़पति। विजयदुर्ग नाम के गांव में गोपी करके एक आदमी था। वह अनपढ़ था और बहुत ही नादान था। वह अपने पत्नी शीला और बेटा रोशन के साथ गांव के बाहर एक छोटा सा झोपड़ी में रहता था। वह बुद्धू होने के कारण कोई भी उसे काम पे नहीं रखते थे। एक दिन वह मार्केट में एक नारियल का व्यापारी किशन के पास जाता है। किशन भाई साहब, मेरा नाम गोपी है और मैं इसी गांव का हूँ। आपके पास कुछ काम है क्या? गोपी भाई, तुम्हें मैं जानता हूँ, लेकिन इतनी नादानियत भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमको एक साइकिल और कुछ नारियल देता हूँ। तुम नारियल पानी बेचकर जो भी पैसा आएगा हम बांट लेंगे। ऐसा गोपी साइकिल पे नारियल लेकर गली गली घूमकर पानी बेचने लगता है। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, ताजा ताजा नारियल का मीठा मीठा नारियल पानी। लेकिन कोई भी उसके यहाँ नारियल नहीं खरीदता है। एक दिन एक गरीब औरत भागते हुए गोपी के पास आई और ऐसी बोली, भाई साहब, मेरे पति बहुत बीमार हैं। मैंने दवाई तो खरीद ली है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नारियल पानी पीने के लिए, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है मेरे पास। आप ही कुछ करो ना। अरे अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, ये सारे नारियल लेके जाओ, तुम्हारा पति ठीक हो जाएंगे, पैसे बाद में देखेंगे। जब ये बात गोपी ने किशन को बताया, वह डांटता है। गोपी, तुम ऐसा करेगा तो धंधा कैसे करेंगे? मैं और एक मौका दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी।
ऐसा बोलकर किशन फिर से कुछ नारियल देता है। उस दिन गांव में एक आदमी गोपी को बुलाता है और नारियल काटने के लिए बोलता है। एक एक करके वह आदमी सारा नारियल को पीकर ऐसा बोलता है, ठीक है गोपी भाई साहब, नारियल तो बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हें एक नारियल के लिए 100 रुपए दूंगा। मेरा एक काम कर दोगे क्या? क्या है भाई साहब? मैं एक पैकेट देता हूँ और एक एड्रेस बोलता हूँ। क्या तुम जाकर ये पैकेट उसको दे दोगे? जरूर भाई साहब। ऐसा गोपी उसको लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन जब गोपी उस एड्रेस पे पहुंचा, वहां पर पुलिस थी और उस आदमी को गिरफ्तार कर रही थी। तभी गोपी ये सब देखकर सीधा घर आ जाता है। जब उसने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे हीरे और सोने का बिस्किट था। भागता हुआ गोपी उस आदमी के पास गया जिसने पैकेट दिया, लेकिन वहां पर भी पुलिस थी और उसको भी गिरफ्तार कर रहे थे। तब गोपी को समझ में आ गया कि ये सब स्मगलिंग करते हुए चोर हैं। तभी गोपी ने सारे हीरे और सोना बेचकर एक अच्छा सा मकान, गाड़ियां खरीद लेता है और कुछ पैसे उसका मालिक किशन को भी देता है। फिर गोपी ने एक बड़ा नारियल का कारोबार खोलता है और करोड़पति बन जाता है। भूमिगत सोने का हैंडपंप। कानपुर नाम के एक शहर में कविता नाम का एक लड़ाकू औरत रहती थी। उसका एक बेटा था प्रमोद। कविता बहुत लालची थी, सोना और चांदी से बहुत लगाव थी। कविता चाहती थी कि उसके बेटे की शादी किसी बड़े से घर में हो और दहेज में करोड़ों रुपया और ढेर सारा सोना गहने लाएं। और ऐसा ही उसने प्रमोद के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन प्रमोद कविता के पास आया। माँ, मैं अपनी मन की बात बोलना चाहता हूँ। मुझे मेरी क्लासमेट स्वप्ना से प्यार हो गया है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। कविता प्रमोद के सामने कुछ बोल नहीं सकी। अरे ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऐसा प्रमोद स्वप्ना से शादी करके उसे घर लेके आता है। आओ बेटा आओ, मेरी तो किस्मत जाग उठी। आज सोने जैसा बहू आई है, फिर असली सोने की क्या जरूरत है? कविता के बातों को स्वप्ना और प्रमोद समझ न सके। जब प्रमोद घर में रहता था तभी कविता स्वप्ना को बहुत अच्छी तरह से देखने लगी, मिठाइयाँ खिलाती थी और कुछ काम नहीं करने देती थी। लेकिन जब प्रमोद बाहर जाता था स्वप्ना को बहुत तंग करती थी, खाने के लिए भी कुछ नहीं देती थी, गालियाँ देती थी और सोना लाने के लिए कोसती थी। हाँ, बदसूरत लड़की, मेरे बेटे को हड़प लिया है, अभी मेरे जायदाद को हड़प लगी क्या? तुमको खाना देना भी बेकार है, मेरे सारे सपनों को नाश कर दिया है। मनहूस, चले जाओ यहाँ से, जाकर कहीं मर जाना। ये सारी बात स्वप्ना प्रमोद को बोलती है, लेकिन वह मानता नहीं है। मेरी माँ तुम्हें बेटी जैसी देख रही है, लेकिन तुम ये बातें कर रहे हो, शर्म मानी चाहिए। ऐसा डांट कर चला जाता है। उस दिन शाम को आत्महत्या करने के लिए स्वप्ना जंगल की ओर चली जाती है। थोड़े दूर जाते ही उसको एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ एक पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी। लगता है मरना चाहती है, तभी तो इस जंगल में मेरे पास आई है। हाँ हाँ, मुझे मार दो, कम से कम मेरी सास से छुटकारा तो मिलेगी। अरे क्या हुआ बेटी, उम्र में छोटी हो, तुम्हें क्या तकलीफ है? स्वप्ना सारी बात बोलती है। तुरंत उस चुड़ैल ने स्वप्ना से कुछ बोलती है और एक जादुई हैंडपंप प्रकट हो जाता है। जब स्वप्ना उसको चलाई, उसमें से बहुत सारा सोना, जवाहरात और हीरा मोती आने लगते हैं। वो सब एक ट्रैक्टर में डालकर स्वप्ना घर आती है। इतने सारे सोना और गहने को देखकर कविता प्यार से बातें करने लगती है। अरे स्वप्ना, तुम तो साक्षात लक्ष्मी के रूप हो, तुमने तो कमाल कर दिया बेटी। आइए माँ जी, ये सब आपके लिए ही है,
आकर इन्हें पहनिए। जैसे ही कविता गहने पहनी, जादू से सारा सोना सांप और कीड़े मकोड़े में बदल जाते हैं और स्वप्ना उस चुड़ैल की तरह बदल जाती है। ये देखकर कविता वहां से भागने लगती है और फिर वापस नहीं आई। तब से स्वप्ना और प्रमोद शांति से जीने लगते हैं।